नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मार्च की पहली तारीख को आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सोमवार को एक बार फिर से गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया है और अब इस बढ़ोतरी के बाद पिछले एक महीने से लेकर अब तक जनता को चौथी बार यह महंगाई की मार पड़ी है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी जनता के बस के अब बाहर हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, क्या क्या कहा, कब कब गैस के दाम बढ़े और जनता की क्या राय है वो भी आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो 1 दिसंबर से लेकर के 1 मार्च तक यानी कि 3 महीने में 6 बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं और ग्राफिक के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि कब कब कितने दाम का इजाफा हुआ है। 1 दिसंबर को 594 रुपए में थी, जो कि 644 रुपए में एलपीजी हो गई। 1 जनवरी को 644 की थी, फिर 694 रुपए ये नया रेट हुआ और लगातार ऐसे ही दाम बढ़ते रहे। 4 फरवरी को 694 ये पुराना रेट, 719 रुपए ये नया रेट हो गया। 15 फरवरी को पुराना रेट 719 रुपए का था, वो बढ़कर 769 रुपए हो गया। ऐसे ही 25 फरवरी को 769 रुपए जो पुराना रेट था वो 794 रुपए हो गया और फिर 1 मार्च को ये बढ़कर 819 रुपए पर पहुंच गया। तो 3 महीने में 6 बार ये दाम बढ़े। तो अब एलपीजी के दाम कैसे तय होते हैं, आइए आपको यह भी बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और मुद्रा के एक्सचेंज रेट से एलपीजी के दाम तय होते हैं। यह आपके लिए जानना जरूरी है। करीब हर 15 दिन में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। अब सब्सिडी की रकम में हर महीने बदलाव किया जाता है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ते हैं तो सरकार इस पर अधिक सब्सिडी देती है और जब दरें नीचे आती हैं तो सब्सिडी की कटौती की जाती है और ऐसे ही एलपीजी के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए आपको देखते हैं। और यही वजह है कि 3 महीने में 6 बार आपने देखा कि किस तरह से एलपीजी के जो दाम हैं वो लगातार बढ़े हैं। तो बढ़ती हुई महंगाई पर जनता की प्रतिक्रियाएं भी आइए आपको सुनवाते हैं। जी, व्यापार पे भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ा है और मैं तो यही कहूँगा जी, महंगाई है अब जो सरकार से काबू से बाहर हो चुकी है। बार बार रोज रेट बढ़ना इस तरह से आम लोगों के बजट पर साफ तौर से डाका है। पहले ये 1000 रुपये था, फिर 1150 हुआ, 1200, अब 1300 रुपये तक हो चुका है। इस हिसाब से अगर इसी दर से महंगाई बढ़ती रही तो फिर तो हमारे बजट पे और हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। गैस सिलेंडर के दाम ये हरासमेंट ही है हम लोगों का, गृहिणियों का। गृहस्थ में परेशानी हो रही है, दिन पर हर महीने चेंज हो रहे हैं इसके दाम। मतलब ये नहीं है कि भी हाँ हर महीने चेंज हो रहे हैं तो मैनेज कैसे करें, कैसे बजट बनाए। तो आज सिलेंडर का तो क्या कहना जी, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। लगभग 3 महीने होने को हैं। पहले दालों के दाम, फिर सब्जियों के दाम, फल, इंसान खाए तो क्या खाए। उसके बाद गैस के दाम बढ़ गए। अब एटलीस्ट गैस पे ही तो सब कुछ बनेगा। अगर गैस यूँ ही बढ़ती रही तो फिर तो इंसान सड़क पे ही आ जाएगा, ना बना पाएगा ना खा पाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए एक बार फिर से निशाना साधा मोदी सरकार के ऊपर और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता के लिए मोदी सरकार ने 3 विकल्प दिए हैं। पहला है व्यवसाय बंद कर दो, दूसरा है अब फिर से चूल्हा फूंको और तीसरा है जुमले खाओ। ये कहते हुए, व्यंग करते हुए ये ट्वीट किया गया है, सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। जनता के लिए मोदी सरकार के ये 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि व्यवसाय को आप बंद कर दें, दूसरा है कि आप चूल्हा फूंकें और तीसरा यह है कि आप जुमले को खाएं। ये कहते हुए राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इसी तरह से कांग्रेस लगातार इसको लेकर के विरोध जता रही है और सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। जनता भी परेशान है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप अभी सुन रहे थे। हालांकि विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की माने तो अप्रैल तक कीमतों में कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है।
जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की बात को आपने सुन लिया और अब आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, इस पर भी एक नजर डालते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि बढ़ रहे तेल और गैस के दाम पर आखिर लगाम कैसे लगेगी। ये जनता भी इस समय अब सरकार से पूछ रही है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अप्रैल में तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि यही बात पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से अभी कही गई। जो बयान हमने आपको सुनवाया उसमें भी आपने सुना कि किस तरीके से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस बात को कहा गया है कि अप्रैल तक ये कीमतें कम होंगी, यह आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा था। और अब तीसरा सवाल यह है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप से आखिर क्या जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है नेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी स्वागत। और रजत मंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। रजत मंगला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रंजीता जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि महंगाई लगातार हम लोग देख रहे हैं बढ़ रही है और 3 महीने के अंदर 6 बार ऐसा हुआ कि एलपीजी के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। जनता परेशान हो रही है और वो समझना चाह रही है कि आखिर उसको इससे निजात मिलेगी कैसे। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं पहला। देखिए आयुष, मैं ये मानती हूँ कि जब पिछली सरकारों ने आत्मनिर्भरता पे काम किया होता तो आज हाल ही में हमने देखा है कि कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सरकार के खजाने खाली होते थे, उसके बावजूद भी जीडीपी जब 2% डाउन रही। इस समय हालात ये है कि जीडीपी 0.7 प्लस से जा रही है, जो कि बहुत ही पुराने काम है। आज मैं अगर कांग्रेस की बात करती हूँ, रंजीता जी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। मैं आपका रुख करूंगा दोबारा। मैं रजत मंगला जी का रुख कर लेता हूं, अर्थशास्त्री मैं उनसे ही पहले समझता हूं। रजत मंगला जी, क्या वजह है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, एक तरफ तो देख रहे हैं कि जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, सरकार उस पर अपने तर्क और अपने पक्ष को जरूर रख रही है, लेकिन जनता ये समझना चाह रही है कि आखिर ये बढ़ते हुए दाम के पीछे की वजह क्या है और क्या ये उम्मीद भी की जाए कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इससे कोई राहत मिलने की अभी गुंजाइश है। रजत मंगला जी, क्या वजह है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं दाम? देखिए आयुष जी, ऐसा था कि जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो उस टाइम पर सभी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था और एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ट्रांसफर कम हो रहा था, डिमांड काफी कम हो गई थी, तो ग्लोबली जो क्रूड प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो गए थे और गवर्नमेंट के पास उस समय फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था कि टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। अब क्या हो रहा है कि डिमांड वापस आ रही है, पहले डिमांड कम थी, अब डिमांड वापस आ रही है। डिमांड वापस आने की वजह से जो ग्लोबली क्रूड प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल पर अपने टैक्सेस बढ़ाए थे पिछले साल लॉकडाउन के टाइम पर, उनको कम नहीं किया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल प्राइस जो पेट्रोल और डीजल का होता है उसमें लगभग 60% टैक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अगर रिड्यूस नहीं करे हैं, अब क्या हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट और ज्यादा जनता पर पड़ रहा है। तो ये एक मेजर वजह है प्राइस के इंक्रीज होने की। टैक्सेस रिड्यूस नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बजट में भी एडिशनल टैक्स लगाया गया है रिकवर करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी काफी नुकसान हुआ है कोविड टाइम पीरियड के दौरान। और कुछ ना कुछ रीजन इसमें ग्लोबल इंक्रीज का भी है और काफी इम्पैक्ट इसमें टैक्सेस का भी है। रंजीता जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जनता समझना चाह रही है कि उसको निजात मिलेगी कैसे? निजात भी बताऊंगी और उसके कारण भी बताऊंगी। आयुष, अगर पिछली सरकारों ने आत्मनिर्भरता पे काम किया होता तो आज हमारे देश के हालात ये ना होते। आज कोरोना काल के अंदर जब पूरे खजाने हमारे खाली हो चुके थे और हमारी जीडीपी नेगेटिव हो रही थी, उसके बावजूद सरकार ने सराहनीय कदम उठाकर आज जीडीपी को 0.7 प्लस किया है, जो कि एक बहुत ही सराहना कदम है। आज मुझे पूछना चाहती हूँ, जो विपक्ष वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं या बाकी दल हैं, आज तेल के दामों पर जनता को तो भड़काएंगे, लेकिन जहां जहां पर इनकी अपनी स्टेट है वहां पर अपने वैट को नहीं घटाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ जहां जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो असम है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, सभी जगह पर अगर औसतन में रेट लगाती हूँ पेट्रोल डीजल का तो 80 रुपए है।
और अगर मैं बात करती हूँ जहां पर कांग्रेस और बाकी प्रदेश है, चाहे वो केरला, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र, वहां पर रेट जो है 90, 91, 93 रुपए तक है। तो पहले जहां पर इनकी अपनी स्टेट्स है वहां पर तो वैट कम कर लें। सिर्फ आप राजनीति करने के लिए राजनीति करेंगे और इस तरीके की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। आज जनता जनार्दन इनका चेहरा और चरित्र जान चुकी है। सबसे पहले तो राजस्थान बिल्कुल पड़ोस में है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ मेरे बड़े भाई बालमुकुंद शर्मा जी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि वहां की सरकार वैट क्यों नहीं कम कर रही है, अगर वाकई ही वैट के कारण पेट्रोल और डीजल की हाइक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, इसके ऊपर सरकार बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है। हमने 11,000 करोड़ रुपया एक्सप्लोरेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते जगह जगह पर अंडरग्राउंड पाइप जो है गैस की, वो बिछाने का काम सरकार कर रही है। जो गैस आज हमें 55 से 56 रुपए पड़ती है, आज 14.5 किलो का जो सिलेंडर होता है वो हमें गैस 15 से 20 रुपए में मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हरियाणा में भी इसका काम शुरू हो चुका है। आज मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी ऑयल है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, उसको हम आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जा रहे हैं। हम आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर उनको डिवर्ट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर हमारी आत्मनिर्भरता कम हो, क्योंकि जिस तरीके की डेवलपमेंट शहर में होनी चाहिए थी, आज चाहे वो डायरेक्ट टैक्सीज है, चाहे वो एयरलाइंस है, आप पिछली सरकारों से हमारा कंपैरिजन कीजिए, आप स्टेट का कंपैरिजन स्टेट से कीजिए, फिर आप बताएंगे बालमुकुंद जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। मोदी जी क्या कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के एक प्रदेश के अंदर विरोध करेंगे तो अपने प्रदेश का भी हाल थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बालमुकुंद जी जवाब दीजिए रंजीता जी की बात का। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, लेकिन ये भूल जाती हैं, एकदम से तहस में आ जाती हैं। इसमें तो कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये भेदभाव नहीं है। ये आज मुद्दा केवल महंगाई का है। वो 87 रुपए अगर पेट्रोल है, मेरी पूरी बात, मेरी छोटी बहन पूरी बात तो सुन, मेरी बात नहीं बोले, मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए ना। मैं यही आप सुनिए, धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, 87 रुपए पेट्रोल है, ये राजस्थान वाला भी 87 से ले रहा है और जींद वाला भी 87 ले रहा है, हरियाणा वाला भी 87 ले रहा है। ये तो एक दाम के बाद है। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, कोई बात नहीं। देखिए आप हरियाणा के अंदर 87 रुपए 7 पैसे है और राजस्थान के अंदर 96 रुपए 1 पैसे है। रंजीता जी जवाब लेते हैं बालमुकुंद जी से, मैं जवाब ले लूंगा। रंजीता जी थोड़ा सा धैर्य रखें, बालमुकुंद जी को बोल लेने दें, बालमुकुंद जी को बोल लेने दें। मैं समझ रहा हूँ, आपका सवाल भी समझ गए, बालमुकुंद जी भी समझ गए, लेकिन बालमुकुंद जी की बात को पहले सुनते हैं। बालमुकुंद जी, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी के राज्य में तो महंगाई डायन होगी और कांग्रेस के राज्य में महंगाई डायन है और बीजेपी के राज्य में कांग्रेस ये डायन बुआ होगी। महंगाई डायन तब थी तो महंगाई डायन अब भी है और वो महंगाई डायन अभी खाई जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी राज्य में महंगाई बुआ होगी हमारी, ये तो अभी भी डायन है। भाई रेट जो बढ़ रहे हैं और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोशिश कर रही है। मैं बात सुनिए, आप बीच में बोलने का फायदा नहीं। देखिए रंजीता जी कंपैरिजन करेंगे, अभी कंपैरिजन भी होगा, लेकिन एक बार बालमुकुंद जी की सबकी बातें एक बार कंप्लीट हो जाए एक एक करके। देखिए रंजीता जी बोल लेने, ये कहता हूँ, मेरी छोटी बहन है जो उन्हें मेरे बड़ा भाई का है तो मैं उनका सम्मान करूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ यहाँ, मैं कोई कांग्रेस भाजपा में नहीं जाना चाहता। आज टीवी चैनल ने ये डिबेट रखी है तो इन्होंने भी महसूस किया होगा ना कि महंगाई बढ़ रही है। ये जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और उन्होंने मीडिया ने डिबेट रखी है और मीडिया के जो एंकर वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कांग्रेस पे कहां चली गई? आप आज की स्थिति बताइए, 6 साल से आप शासन में हैं। 6 साल बहुत बड़ी चीज होती है और मैं तो कहता हूं चलो किस्मत से आपको दोबारा शासन मिला बीजेपी का, 10 साल में आपको। लेकिन बालमुकुंद जी देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, मैं चाहूंगा उसको बताएं। देखिए अगर आप हरियाणा का, अगर आप ये कहते हैं हरियाणा में प्रदर्शन करते हुए कि यहाँ पर देखिए पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा मिल रहा है, ये प्रदेश सरकार को कम करना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं तो जहां आपके शासित प्रदेश है वहां पर कुछ वैट, कुछ टैक्स, कुछ कम करिए, राहत तो कुछ दीजिए। आप भी तो नहीं दे पा रहे ना। जो समस्या आपको वहां पर उस प्रदेश के अंदर है वही हरियाणा में भी हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अकेला मुद्दा गैस का, पेट्रोल का है ही नहीं, मुद्दा खाद्य पदार्थों का है, मुद्दा तेल का है, मुद्दा मसालों का है, सब चीजों का, दूध का है, लिक्विड का है, घी का है, मटर पनीर का है, सब कुछ महंगा हो गया। राज्य सरकार तो डीजल से जुड़ा है ना बालमुकुंद शर्मा जी। जब डीजल के रेट महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ये तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा कुछ कम कर सकते हैं अगर हम लोग वहां पर कुछ कम करें तो। आज हम हरियाणा के प्रवक्ता के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, मैं राजस्थान का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं मेरी स्टेट की बात कहूंगा। या डबल इंजन की सरकार है, ये जब डबल इंजन की बात करते हैं, आज कहाँ गया डबल इंजन? प्रवक्ता
नहीं, आपकी स्टेट में 96 रुपए है, तो हम आज राजस्थान की बात नहीं करेंगे। और आज हरियाणा में अगर वो सरकार 87 रुपए दे रही है, तो आप उसकी सराहना करने की बजाय ठीक है, मैं समझ गया। रंजीता जी देखिए, वो भी समझ गया, वो उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं हरियाणा का रंजीता जी से और आपसे भी निवेदन करूंगा, कभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनया तो मैं आपको पूरे हिंदुस्तान का जवाब दूंगा। वो दिन भी आएगा, वो दिन आएगा जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूंगा, तो आपको पूरे हिंदुस्तानी कांग्रेस का जवाब दूंगा। उसके लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अधिकृत है, ये रंजीता जी अच्छी तरीके जानती हैं। ये आपको मना कर रखा है क्या राजस्थान की रेट पे बोलना नहीं क्या? मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर का विषय है, ये मेरा विषय हरियाणा है। चलो अच्छी बात है, आपके विषय से बाहर है। लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी, इसका कोई काउंटर रिएक्शन तो होना चाहिए ना, ये आपका पास इसका कोई काउंटर तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठ के चर्चा में कहेंगे कि नहीं भाई हरियाणा में देखिए बढ़ रहा है दाम, प्रदेश सरकार कुछ तो राहत दे प्रदेश के अंदर, तो फिर वो तो काउंटर करेंगे ही आपके ऊपर। इसका क्या जवाब है? या तो आप कोई एक ऐसा मॉडल दिखा दें इनको कि हाँ भाई देखिए हमारी फला स्टेट में हमने ये कम करके दिखाया है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप करिए। ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर जवाब हो सकता है। बालमुकुंद जी, इसका जवाब पंजाब है। आप पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, हमने क्लीन स्वीप कर दिया, सभी को 0 पे आए बीजेपी, वहां सब कुछ सत्ता में कांग्रेस दोबारा लोग नहीं बालमुकुंद जी, फिर देखिए अब आप पंजाब जाएंगे तो रंजीता जी अब गुजरात चली जाएंगे। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, बढ़ती हुई महंगाई और सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन कैसे निजात, क्या लग भी रहा है? क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री तो कह रहे थे कि अप्रैल तक का इंतजार कर लीजिए, कम हो जाएगा, उम्मीद है क्या कुछ? नहीं आयुष जी, देखिए पहली बात तो दोनों प्रवक्ता जो खासकर भाजपा कांग्रेस की, ये इस महंगाई के जो मुद्दे को भाजपा वर्सेस कांग्रेस बना देते हैं। रंजीता मेहता जी ने जो इतना जवाब दिया उसका मतलब ये था कि हम कांग्रेस की सरकारों को कॉपी करना चाहती हैं। देखिए वो 90 रुपए पे 95 रुपए बेच रहे हैं डीजल पेट्रोल, तो हम उनके पीछे पीछे आएंगे। और इनके रंजीता जी बड़ी सीनियर हैं, आप इनके पॉलिटिकल कैरियर को भी देखेंगे तो वो भी भाजपा कांग्रेस के बीच में चलता है। आयुष जी, उस बात को मैं छोड़ करके मैं आऊंगा, आप एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल रहे हैं। ठीक है, आपने बताया कि डीजल की वजह से कई चीजों के रेटों पे असर पड़ता है, लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल देखेंगे, मेटल के प्राइसेस देखेंगे, लोहा स्टील के प्राइसेस देखेंगे, लगातार वो प्राइस बढ़ रहे हैं। अरे भाई, या तो इन्हीं को बुलवा लीजिए, आपका रंजीता जी सुन लेते हैं, देखिए बोलने दीजिए भाई। अमनदीप जी, बिल्कुल इलॉजिकल बातें ये लोग करते हैं। 2014 से लेकर अब तक ये जितना इनका IT सेल दिन में तैयार करता है, ये आके पक देते हैं यहाँ पे। 2014 के बाद 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है सेंटर की, सेंटर की एक्साइज ड्यूटी 800% बढ़ी है। कोई बात है करने की? आप बताइए कैसे बढ़ाई है आपने? पूरे दुनिया में 800% कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देता है क्या पेट्रोल के ऊपर? कोई सवाल करने वाला है इनसे? कोई पूछने वाला है? केवल इस चीज की मार के केंद्र के अंदर कांग्रेस का नेता पिटा पड़ा है, तो पूरा देश भुगतेगा इस बात को। किस तरह से आपने महंगाई, और केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल गैस की बात नहीं है, ये मेटल के रेटों के अंदर भी आप देखिए, हर चीज महंगी होती जा रही है। जो डीजल पर निर्भर नहीं करती वो भी महंगी होती जा रही है। किसान का अनाज तो सस्ता बिकता जा रहा है, और वो जो बाद में मार्केट में आके फूड प्रोसेस होके आता है वो महंगा होता जा रहा है। कर्मचारियों को देखिए कितने उनके ऊपर मार पड़ रही है, उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा। किस तरह से किसानी से लेता देना नहीं है, सरकार ने बवंतर भरपाई योजना में क्या होती है बवंतर भरपाई योजना? आप बता दीजिए रंजीता मेहता जी, आप बता दीजिए क्या होती है बवंतर भरपाई योजना? व्हाट्सएप में पढ़ करके यहाँ बोल देना से नहीं होता। बताइए कौन सी साइट पे, आप बताइए कौन सी साइट पर रजिस्टर करना है किसान को? कौन सी साइट पर रजिस्टर करना है बवंतर भरपाई योजना के लिए? सरकार बताइए कौन सी साइट पे? अरे आप बता दीजिए, आपको मौका दिया, बताओ कि यहाँ पर जो डार्क जोन में जा रहे थे जिले, वहाँ पर इस योजना को लागू करके आज बिल्कुल झूठ और बिल्कुल झूठ आप इनकम ले रहा है। आज अरे बनिए रंजीता जी, मैं तो सोच रहा था कि आज महंगाई पे थोड़ी चर्चा है, कुछ तो ऐसी बात होंगी जो थोड़ा पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन में देख रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हम लोग।
अमित नेहरा जी का मैं रुक कर लेता हूं। अमित नेहरा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते देखिए, महंगाई के बहुत दौर देखे अमित नेहरा जी आपने। जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं, जब वो सत्ता में आती हैं तो फिर उसको वैसे ही जस्टिफाई करने लग जाती हैं, और जो सत्ता में होती है वो विपक्ष में जाते ही वैसा ही विरोध प्रदर्शन जैसा पहले विपक्षी पार्टियां करती थी। ये महंगाई की मार से जनता को निजात मिलेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने आज भी बरकरार है। अमित नेहरा जी कैसे देख रहे हैं इसको? जी, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई ना बोले, क्योंकि उससे फिर ये है कि बातचीत का मजा ही खराब हो जाता है। दर्शकों के साथ भी हम विश्वासघात कर रहे हैं। तो बात ये है कि जायज है आपका सवाल आयुष, हम आंकड़ों पे बात करेंगे, हम जो विधि सम्मत बात है वही बात करेंगे। आप अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को उठा के देखेंगे तो ये पाएंगे कि पिछले 4 साल के मुकाबले इस साल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, 6% से ऊपर है। और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल पे नहीं है, हर चीज बढ़ी है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। अब बात आ जाती है कोरोना काल की कि कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके लिए हमें अपने पड़ोसी देशों को भी देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, नेपाल को देखना पड़ेगा। वहां तो इतनी महंगाई नहीं पड़ी, कोरोना का असर तो वहां भी था। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विफलता रही है किसी सिस्टम की। तो अब नेपाल अगर ये कहे कि हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी सरकारों ने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि नेपाल में तो एक भी तेल का कुआं नहीं है, ना बायोफ्यूल पे वहां पे काम हो रहा, ना वहां पे सोलर एनर्जी का इस तरह का दोहन हुआ है, लेकिन वहां भी पेट्रोल डीजल 20 रुपए सस्ता है हमारे से, और वो हमारे देश से होकर जा रहा है वहां पे। तो जनता को जवाब तो चाहिए। अब देखिए, हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ठंड में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाते हैं और सर्दी आएगी तो ये सस्ते हो जाएंगे। तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि एक देश का, इतने बड़े देश का एक पेट्रोलियम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है, बचकानी बातें जिसको मैं कहूंगा। उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ऑयल पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है, या फिर समझ है तो वो बता नहीं रहे हैं। देखिए, सीधा सीधा ये है आयुष कि ये सारा जो खेल है डिमांड एंड सप्लाई का होता है ऑयल का। उसके लिए ओपेक एक बॉडी है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस महीने हम कितना तेल निकालेंगे ताकि हमारा तेल का दाम ऊंचा रहे। तो ये नहीं कहते कि सर्दी में हम कम निकालेंगे या गर्मी में ज्यादा निकालेंगे। और उसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है ऑयल लॉबी में, अमेरिका, रूस, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए भी अपने यहाँ पे प्रोडक्शन कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो ये जो बातें हैं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हैं, ना कि मौसम की हैं, ये हमें समझना होगा। हाँ, अगर हमारे पेट्रोलियम जो मंत्री हैं वो ये आश्वासन दे दे कि हाँ 100% होगा, तो मान लेंगे उनकी बात, और बिल्कुल पूरे अगले जितने 3-3.5 साल बचे हैं उनको खूब आदर सम्मान देंगे। तो ये चीजें, इनका कोई वजूद नहीं होता जो इस तरह की बातें हो रही हैं। बात ये है कि अगर तेल के दाम घटाने हैं देश में और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों से बचना है, तो पेट्रोल, डीजल और जितने भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी काउंसिल के दायरे में लाना होगा। भाई, एक वो समान दर जिसपे पूरे देश में लगे, भी स्टेट भी मनमानी ना कर सके इन पे और सेंटर भी ना मनमानी कर सके। भाई, एक दूसरे पे आपने देखा अभी किस तरह की एक दूसरे पे छीछालेदर हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि इस प्रदेश में ये है, इस प्रदेश में ये है। भाई, दोनों दल हैं, बड़े दल हैं, बैठ के करे फैसला, भाई हम इसको जीएसटी काउंसिल में लेके आएंगे, जीएसटी लगेगा एक ही जो रेट होगा। लेकिन क्या है, नीयत में खोट है, नीयत में खोट है। आप है ना, आप इनको बोलने दीजिए। मैंने शुरू में ये कहा था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। भाई, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? नहीं, रंजीता जी सुन लेते हैं। रंजीता जी ठीक है, देखिए पॉलिटिकल मेहमान को आप बोल रहे थे, कोई बात नहीं, पत्रकार को सुनिए कम से कम। ठीक है, अमित नेहरा जी कंप्लीट करें। तो देखिए, जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा तो इस तरह के हमें जो अवांछित परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। अब दूसरी बात ये है कि बीच में ऑयल के दाम इतने कम हो गए थे तो उसका फायदा जनता को नहीं मिला। अब थोड़े से ऊपर हुए, ये नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गई। इस देश ने ये देखा है, इस संसार ने ये देखा है कि $145 तक पहुंच गया था पर बैरल। जी। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 250 से 300 रुपए
होना चाहिए था उस समय पेट्रोल डीजल का दाम। लेकिन क्या है कि इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक संवेदना चाहिए कि नागरिकों को कैसे हम बचाएं। अब देखिए, इस्पात है, लोहा है, सबके तो दाम बढ़ गए हैं, सीमेंट है। अब एक और चीज देखिए, इसमें ये है एक कार्टेलाइजेशन और है, एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसपे हमने चर्चा नहीं की। थोड़ा सा हम उस पे भी करेंगे। अब लोहे की जो इंडस्ट्री है और सीमेंट की इंडस्ट्री है, वो एक घोषणा कर देते हैं कि अगले जो पखवाड़े से है ना, सीमेंट के दाम 50 रुपए बढ़ जाएंगे। अरे भाई, तुम कोई भविष्य वक्ता हो क्या? ये सारे मिलके क्या होते हैं, कॉकस बना रखते हैं जिसको कार्टेल बोलते हैं। अब पीछे आपने देखा होगा, पिछली सरकार में जब सरकार बनी थी तो नितिन गडकरी ने सीमेंट फैक्ट्रियों को फटकार लगाई थी कि आप जो सीमेंट दे रहे हो वो बहुत ज्यादा दे रहे हो, जिसका जो लागत है उससे कई गुना ज्यादा हो रहे हो। तो उसका असर क्या हुआ था, सीमेंट फैक्ट्रियों ने ऑफिशियली ये कहा था कि हम सीमेंट का बैग जो आपको है वो 130-35 रुपए में देंगे, और वो खुले में जो आम आदमी के लिए जो बैग था वो 250 रुपए में दे रहे थे वो। यानी 100 रुपए का फर्क। भाई, आप सरकार को दे रहे हो 100 रुपए सस्ते में और बाहर दे रहे हो 100 रुपए ज्यादा में। उसमें ना तो कोई टैक्स की वो थी, ना सरकार ने कोई रिबेट दी थी। जब आप सरकार को इतने सस्ते में दे रहे हो तो आम आदमी में आप क्यों नहीं दे सकते? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, रजत मंगला जी, इस बात का ले लीजिए। रजत मंगला जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन और चाह रहा हूं। रजत मंगला जी, मुझे ये बताइए कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को हम लोग समझ लें या हम ये मान के चलें कि जो बात अभी कह रहे थे यहाँ पर नेहरा जी कि कुछ तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है, अगर सरकार क्या मौजूदा दौर में इस स्थिति में है, आपको लग रहा है कि अर्थशास्त्री होने के नाते कि जनता को कुछ राहत तो दे सकती है, या वो भी स्थिति नहीं है अभी? जी देखिए, ऐसा है कि जो नेहरा जी ने बात रखी जीएसटी काउंसिल के थ्रू पेट्रोल और डीजल को गवर्न करने की, वो बहुत ही सही बात थी। क्योंकि जब जीएसटी लाया गया था 2017 में, तो उस टाइम पर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो प्रोडक्ट्स जीएसटी से बाहर रखे गए, जिसमें कि शराब, लिकर जो है एक प्रोडक्ट था और पेट्रोल डीजल एक प्रोडक्ट थे। हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें ये बात रखी जाती है कि इसको लाया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में, लेकिन इसको बाहर ही रखा जाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट इस पर अपना वैट लगाती है और अपनी मर्जी से उसको बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। उसमें बाकी स्टेट की सलाह की जरूरत नहीं है। तो इसलिए स्टेट वाइज भी डिफरेंस रहता है। तो एक तो ये सरकार को करना चाहिए जरूर। और दूसरा, जब कंट्री ने लॉकडाउन के टाइम पर टैक्सेस बढ़ाए और जो ग्लोबल प्राइसेस रिड्यूस हुए थे लॉकडाउन के टाइम पर, उसका इम्पैक्ट जो है वो, उसका बेनिफिट जो है जब जनता को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक ये ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज दिख रहा है, उस पीरियड के लिए एटलीस्ट अगर टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए तो जनता को राहत मिल सकती है। और एलपीजी पर अगर ये माना जाए, जैसे सरकार कह भी रही है कि 2 से 3 महीने के बाद में डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगे एलपीजी के अमाउंट, तो एटलीस्ट उतने पीरियड के लिए सब्सिडी अमाउंट बढ़ा दिया जाए ताकि जनता को उसका इफेक्ट ना दिखाई दे। रंजीता जी, आप सुन रहे हैं बात अर्थशास्त्री की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अगर इस विषय पर सोचें तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिल सकती है राहत जनता को। देखिए आयुष, जो अभी नेहरा जी बात कर रहे थे, ये इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि रेट में उछाल हो या रेट में कमी हो। आपकी जानकारी के लिए और सब सारे दर्शक जो आज इंडिया न्यूज को देख रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ, 89% कच्चा तेल जो है भारत बाहर से आयात करता है और वही 53% गैस जो बाहर से आयात होती है। अभी वो बात कर रहे थे ओपेक की। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सप्लोरिंग कंट्रीज। ये 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। पहले इनमें 5 कंट्रीज थी, आज की डेट में 16 कंट्रीज इसके अंदर है। एक कंट्री बाहर चलेगी तो 15 कंट्रीज का इनके ऊपर आज जो है एक ग्रुप बना हुआ है। आज इन्होंने क्या किया है, हाल ही में इन्होंने मीटिंग करके इनकी जो 93 लाख बैरल की जो सप्लाई थी उसके ऊपर रोक लगाया ताकि जो है कच्चा तेल महंगा हो सके। ये उस प्लानिंग के तहत जो है ये उछाल आई है। और दूसरी बात, जो जीएसटी काउंसिल की बात की है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर आई थी कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए, पर जितना भी विपक्ष था उन्होंने ना उसको समर्थन दिया ना ही उसको मनवाने दिया। इसका कसूरवार जो विपक्ष है, जब ऑलरेडी भाजपा लाना चाह रही थी और अगर ये लोग नहीं माने तो फिर उसके बताइए कि भाजपा का क्या कसूर है।
आज जिस तरीके से हम उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो जिस तरीके की महंगाई बार बार झेलनी पड़ती है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकले, ताकि पाइपलाइन अंडरग्राउंड बीत जाए, गैस है हमें 15 से 20 रुपए में मिले, और जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम भी हम सस्ते हो। उसी के तहत हमने जो है अपनी जो एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, जिसके तहत 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। अगर मैं जीडीपी की बात करती हूँ, अर्थव्यवस्था की बात करती हूँ, 2009 से 14 के अंदर जो 7.5% की दर से जो बढ़ रही थी, आज 6.7% से बढ़ रही थी, आज बीजेपी के दौरान जो 7.5% है। आप देखिए कि इतनी ज्यादा आज हमने संकट झेला, 1-1.5 साल से कोरोना का संकट झेला, उसके बावजूद भी हमारी सरकार बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं, कांग्रेस के दौरान जो टिकट वितरण टिकट की जो खरीद थी वो 9.20% थी, आज बीजेपी के टाइम पे वो उछाल 15.28% हो चुकी है। ये किसकी वजह से है? आज मोदी जी की दूरदर्शी की जो उन्होंने आज जिस तरीके के देश की भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, कांग्रेस के टाइम पे जो 17.53% की दर से बढ़ रहा था, आज बीजेपी ने उसको घटाकर 16.85% कर दिया है। आप सोचिए कि इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि परमानेंट इस महंगाई का सोल्यूशन हो। चलिए बालमुकुंद शर्मा जी, देखिए परमानेंट सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए देखिए ये एक वजह है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बालमुकुंद शर्मा जी। निर्माण की अगर बात करते हैं, नितिन गडकरी जी की प्री शब्द बात है कि जहां पर उनकी सरकार के दौरान 20,639। चलिए बालमुकुंद शर्मा जी की बात को सुन लेते हैं। रंजीता जी देखिए मुझे सबको समय देना, रंजीता जी थोड़ा समय की कमी है मेरे पास। बालमुकुंद शर्मा जी देखिए, हमारे विद्वान लोग जो आपके पैनल में बैठे उन्होंने भी बात रखी, अब रंजीता जी भी बता रही थी। विषय क्या है? विषय महंगाई है, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। अगर केवल तेल में और गैस में महंगाई होती तो शायद आज चर्चा पे भी नहीं होते। जिस तरीके से नाराज जी ने कहा कि लोया है, सीमेंट कंपनियां हैं, वो अपनी तरफ से रेट बढ़ाती हैं, ट्रेड नॉन ट्रेड इस तरीके वर्चुअल इन्होंने रेट तय कर रखे हैं। सभी खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ी हुई है। अब इसमें रंजीता जी फिर अपनी पार्टी की बात कह रही हैं। ये अगर जीएसटी काउंसिल में लेके जाना चाहते हैं पेट्रोल को, डीजल को, तो केंद्र में इनकी सरकार है और आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है। हमें तो अभी ये बैठे ये कह रहे थे कि 2 राज्यों में सरकारें रहेगी, भाई पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 तो आपके इर्द गिर्द हैं। ये तो हमारी, इसमें तो भूमिका बांटने की जरूरत ही नहीं है। सरकारों का विषय नहीं है। विषय ये है कि जिस तरीके से महंगाई डायन बढ़ती जा रही है, आपकी सरकार कर क्या रही है? जिस तरीके से -24% जीडीपी चली गई, अरब वो एट पार आई है, तो आप जीत गा रहे हैं। आपके पेट्रोलियम मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। आपके हाथ में देखिए, मैं बताता हूँ, 60% टैक्स कलेक्शन चल रही है, जिसमें से 37% अकेला केंद्र सरकार ले रहा है। केंद्र सरकार तो कुछ करे। अगर ये डबल इंजन की सरकार है, पहले वो बड़ा इंजन जो है हर जगह जाकर के कहीं कहता है यहाँ मेरी रिश्तेदारी है, यहाँ से मेरा पंजाब से नाता है। देश का प्रधानमंत्री जहाँ जाता है वहीं कहता है यहाँ मेरी बुआ की रिश्तेदारी है, यहाँ मेरा फूफा रहता था, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं गोद ले रखा हूँ, यहाँ मैंने दीक्षा ली है। आंकड़ों पे बात कीजिए, ये कहानियां सुनने के लिए जनता नहीं बैठी है, आज सुनने के लिए बैठी है। आज इस बात से बोलिए कि पेट्रोल को डीपेट्रोल आपकी सरकार ने 2010 के अंदर किया था। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए ना, सुनना सीखिए, फिर मैं आपकी बात, आपका समय आज देता, मैं कभी नहीं बोलता आपके बीच में, और आज पहली बार हमारा बल्कि मुलाकात हुई काफी समय के बाद। आप सुनिए, आप जो उन्होंने कभी बुआ, कभी फूफा, कभी रिश्तेदारी, ये बातें क्या है? आप आंकड़ों पे कीजिए। कांग्रेस अपनी स्टेट के अंदर ये बेहतरीन काम कर रही है। चलिए अब बुआ फूफा से बाहर आ जाते हैं, महंगाई पर रहते हैं, महंगाई डायन पर रहते हैं। ठीक है, चलिए बुआ फूफा का जिक्र नहीं करते, महंगाई डायन कर करेंगे। चलिए बालमुकुंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भद्रपुर से जब कांग्रेस का शासन था, चाहे अमिताभ बच्चन जी है, अनुपम खेर जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वो आकर के गीत गाते थे, कलाकार निकल के आते थे। कोई तो बोले इस देश में घोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है, कोई बोलता है तो अगले दिन इनकम टैक्स को भेजा जाता है। अगर कोई आज आदमी, आप भी बात कर रहे हैं, बालमुकुंद जी फिर तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष कहीं कमजोर पड़ रहा है। भाई नो, हम तो जमीन पे हैं, सड़कों पे। विपक्ष क्यों डर रहा है? जब कर नहीं तो डर नहीं। अब इनके सीबीआई और ईडी के डर से अगर आप महंगाई को या उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से नहीं उठाएंगे, ये भी तो कमी खल रही है ना। देखिए अमनदीप जी ने भी यही बात अपनी जो शुरुआत में ही उन्होंने इस बात को कहा, क्या विपक्ष सशक्त नहीं है तो कोई सवाल भी नहीं पूछ पा रहा है कि इन्होंने क्यों बढ़ाए इतने टैक्सेस। आपको ये क्या ये बताएंगे नहीं हम आपको?
डी शिव कुमार जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके घर पर छापा डलवा जाता है, पी चिदम्बरम जी को अंदर किया जाता है। क्या हम बताएंगे नहीं मीडिया के माध्यम से? आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया, क्या ये लोग तंग नहीं कर रहे? क्या ये ईडी को लोगों के पीछे नहीं लगा रहे? मैं ये क्या हम बात बताएं? हम ये बता रहे हैं ठोक के डंके की चोट पर, और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की आवाज है ये। हम सड़कों पर भी बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं, और देश में प्रदर्शन कर रहे हैं हर रोज। हम डरने वाले नहीं। हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये आपका चैनल है, इस चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश हमें देख रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये लोग महंगाई पर भी आवाज दबा रहे हैं। आज जिस तरीके से किसानों को दबाया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घोषित इमरजेंसी लग रही है, महंगाई पर डिबेट नहीं होने दी जा रही, ये बीच में हमारे को जिस तरीके से प्रवक्ता दबा रहे हैं कि अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जाए तो बीच में बोलने लग जाओ। मुकुंद शर्मा जी, महंगाई पे बराबर डिबेट हो रही है और हम लोग बराबर डिबेट करते रहेंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। बस आप ये देखिए कि विपक्ष उसको पुरजोर तरीके से उठाता रहे, ताकि जनता को कम से कम जो सही निर्णय है वहां तक पहुंचा सकें आप लोग। अमनदीप जी, अमनदीप केसरी जी, चूंकि आपने पहले ही सवाल के जवाब में इस बात को कहा कि अगर विपक्ष के अंदर वो सशक्त एक नेतृत्व नहीं है, तो इस वजह से भी एक बड़ी वजह है कि सवाल ही नहीं हो पा रहा है। और क्या ये बड़ी वजह मान रहे हैं? क्योंकि अभी तर्क तो बहुत गढ़े जाएंगे कि यहाँ पे ये स्थिति है, ये वजह है, इसके ये कारण है, लेकिन क्या ये भी एक बड़ी वजह देखते हैं? जी आयुष जी, हमारा मानना ये है, हमारी पार्टी हमेशा से राज्यों अधिकारों को पुरजोर उठाने वाली पार्टी रही है, और हमारा इसमें भी मानना ये है कि जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे जो है दूसरे वरिष्ठ साथियों ने बताया कि राज्यों के सरकारों ने जो टैक्स लगाए हैं वो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार के टैक्स की, जो 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है पेट्रोल पे, 550% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है डीजल पे 2014 के बाद। क्या वो तर्क संगत है? क्या वो न्याय संगत है? और अभी भाजपा प्रवक्ता ने जवाब दिया वरिष्ठ पत्रकार की बात का कि भाई ओपेक ने रेट बढ़ा दिए, चलो उनकी कोई राजनीति होगी ये भी मान लेते हैं, लेकिन क्या केवल अकेला भारत ऐसा देश है जो आयात करता है? अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि नेपाल, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल हमारे से सस्ता है, और उनकी हालत तो आप सभी जानते हैं कि उनकी देश की हालत हमारे देश से कितनी सस्ता है। तो केवल इस बात का ये तर्क दे देना कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो इसलिए हम रेट बढ़ा रहे हैं, वो कहीं पे तर्क संगत नहीं है, वो कहीं पे न्याय संगत बात नहीं है। हमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय करनी होगी, और मैं तो कहूंगा पूरी राज्य सरकारों के पास अब ज्यादा कोई इनकम सोर्स नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों को पार्टी लाइन से अब हटके केंद्र सरकार से अनुग्रह करना चाहिए कि आप अपने टैक्सेस को थोड़ा कम करें पेट्रोल डीजल के ऊपर। और ना केवल पेट्रोल डीजल की हम बात करके तकरीबन हर एक जगह पर जहां पर महंगाई है, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, और इसका मुख्य कारण यही है कि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बड़े आसानी से प्रूव हो सकती है और लोगों को दिख भी रहा है। जनता कोई मूर्ख नहीं है, उनके सामने हर चीज। केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट है महंगाई के अंदर। अमित नेहरा जी, क्या वजह है कि हर बार महंगाई की चर्चा करनी पड़ती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फौरी तौर पर तो कुछ राहत या तो सरकार की तरफ से मिल जाती है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तक हम लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं? या हर बार ये महंगाई को लेकर के चर्चा क्यों? और खासतौर से डीजल पेट्रोल तो ऐसा लगता है कि जैसे मौसमी है, हर एक आध महीने के बाद ये चर्चा होती है, दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। क्यों है ऐसा? देखिए आयुष, एक दूरदर्शी इकोनॉमिस्ट की जरूरत है देश को, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं उससे देश का कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह अभी मैंने पेट्रोलियम मंत्री का जिक्र किया था कि उन्होंने ये कह दिया कि सीधा सीधा देश को कि अप्रैल में कीमतें कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ सभी ने ये सुना कि ओपेक काफी हद तक नियंत्रण करता है। तो क्या ओपेक ये मान जाएगा कि हम अप्रैल में प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे या हम कीमतें कम कर देंगे? ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक इकोनॉमिस्ट ऐसा चाहिए, अर्थशास्त्री, जो पूरे देश की इकोनॉमी को संभाले, उसको बताए, नीतियां बनाए और बात चर्चा करे वो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर राजनीतिक जो छींटाकशी उनसे दूर रहना चाहिए। अभी जैसे बात चली, मैंने एक मुद्दा उठाया कि जीएसटी काउंसिल में लेके आना चाहिए और जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो उस पर यह जवाब मिलता है कि हम तो तैयार थे लेकिन विपक्ष तैयार नहीं था। तो अच्छी बात है। अगर मैं ये कह दूं कि जो 3 कृषि कानून आए हैं तो उसमें तो विपक्ष तैयार नहीं था बिल्कुल भी, वो तो विरोध कर रहा था, फिर भी सरकार ले आई।
ये चीजें चलने वाली नहीं है भाई। सरकार सरकार है और ये खुशकिस्मती है सरकार की कि वो सत्ता में पूर्ण बहुमत में है, तो वो कर सकती है अगर इस तरह की कदम उठाना चाहें। अगर लोगों की संवेदनाएं जीतनी है, उससे लोगों की जो गरीबी है, जो जिस हाल में आज के दिन गरीब गुजारा करे, तो उनको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात आई, एक चर्चा आई थी थोड़ी देर पहले डिबेट में जी कि सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए बढ़ावा ऐसे नहीं दिया जाएगा। पहले तो क्या है कि वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री करने पड़ेंगे सरकार को। जो बाहर जो बढ़िया गाड़ियां जैसे टेस्ला है गाड़ी, वो अगर कोई इंपोर्ट करे तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार को ये ऐलान करना चाहिए ताकि अच्छी गाड़ियां, सस्ती गाड़ियां जो जिसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग ना हो लेके आए। यहाँ की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी उसको भी ड्यूटी फ्री करना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अरे आप सुनो तो 25 लाख की गाड़ी आ रही है हुंडई की, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, उसको कौन खरीदेगा 25 लाख की गाड़ी को? 25 लाख की, और लोग सोचेंगे भाई इतने का तो हम डीजल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की चीजें हैं भाई, लोगों को सस्ता ऑप्शन मिलेगा तभी तो उस तरफ जाएंगे ना। भाई आपने गाड़ी बना दी, आपने टेक्नोलॉजी बना दी, लेकिन वो लोगों की पॉकेट में नहीं आई तो किस काम आएगी? अभी फिर बात वही आती है, ये कहा गया है कि हम 90% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है बाहर से लेके आते हैं। भाई नेपाल तो 100% ही लेके आता है, तो उसके पास तो और वैलिड रीजन है, वो तो 20% और हमारे से ज्यादा महंगा बेच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। लोगों को सीधी मार पड़ती है जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है। आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करें ना भाई। आप अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम से यहाँ के दाम अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो पिछली सरकारों के टाइम के भी क्रूड ऑयल के दाम और उस टाइम के जो यहाँ के दाम थे उससे कंपेयर करें। लेकिन ये क्या है कि तोलने वाले जो बाट है ना, बट्टे, वो अलग होते हैं, देने वाले जो बट्टे हैं वो अलग होते हैं हमेशा राजनीतिक दलों के। तो इन चीजों से दूर होना पड़ेगा और एडमिट करना पड़ेगा, हाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है इकोनॉमिक हमारे जो मामला है उसमें। तो ये चीजें सरकार को सबसे पहले गरीब गुरबा की सोचनी चाहिए। अब ये सारी चीजें हैं, ये इकोनॉमिस्ट ही समझ सकता है, ये राजनीतिक बयानबाजियों से पूरी नहीं हो सकती। रजत मंगला जी मुझे ये बताइए, चूंकि दिख रहा है, क्योंकि सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रही, सरकार को पता तो चल रहा है कि हाँ बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़े हैं, कोई आंख नहीं बंद कर सकता है। लेकिन क्या वजह है, मजबूरी क्या है ऐसी कि दिखती हुई चीज को भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? देखिए, वैसे देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शंस भी ना, आप महीने दर महीने देखिएगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज अब जीएसटी कलेक्शंस में आ रहा है, और लगभग 1.13 लाख करोड़ की कलेक्शन फरवरी में हुई है। तो गवर्नमेंट के पास में जनता से जीएसटी के थ्रू काफी पैसा अब इकट्ठा हो रहा है, और कोरोना काल का मतलब अब पीरियड भी खत्म होता जा रहा है, और इंडस्ट्री वापसी कोशिश कर रही है, तो खूब टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है। तो पैसा दोबारा से डेवलपमेंट की तरफ लगाने के साथ साथ ये जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब गरीब जनता है, अब सरकार ये भी मान रही है एक तरफ कि कोरोना से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम खत्म हुई है, और एक तरफ प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो है पता है कि हेल्प होनी चाहिए, पर वो हेल्प जो है वो, और उसके लिए ये भी दिख रहा है कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रही हैं। तो अब जनता को समझ नहीं आ रहा है कि वो आंसर कैसे ले, बिकॉज एक तरफ टैक्स कलेक्शन हाई जा रही है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज आ रहा है। तो देयर इज मतलब हर एक कोई ये चाहता है कि कोई सब्सिडी के थ्रू या टैक्स रिडक्शन के थ्रू कोई सपोर्ट मिले, जिससे कि ये जो टफ पीरियड चल रहा है, जिससे कि एक जो सबसे गरीब, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो जी रहा है बंदा, उसके लिए बहुत टफ हो गया है। वो लोग सोच रहे हैं अब कि चूल्हे पे जाना पड़ेगा एलपीजी की वजह से, और पेट्रोल डीजल के बढ़ने से क्या है कि बसेस के रेट भी, टिकट रेट भी इंक्रीज होंगे, सब कुछ इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए, जब हम हर मंथ जीएसटी कलेक्शन में इतना इंक्रीज देख रहे हैं और इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है। तो रंजीता मेहता जी, यही टैगलाइन थी आप लोगों की कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भाई जनता तो ये नहीं समझेगी ना कि आपके इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। जनता तो बस केवल आस लगा सकती है अपनी सरकार से, और इसी आस के साथ वो आपको लेकर के आई थी।
अब आप उसको क्या ये बताएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट की ये स्थिति है या कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है, हमारे पास टैक्स के कलेक्शंस नहीं है इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं? राहत देंगे कैसे? जनता तो राहत की उम्मीद कर रही है। रंजीता मेहता जी, देखिए, जनता की राहत के लिए सरकार पिछले 6 साल से सराहनीय कदम उठा रही है। उसी वजह से कि आज जीएसटी लागू करने के बावजूद, नोटबंदी लागू करने के बावजूद भी सरकार आज, जैसे कि अभी हमारे अर्थशास्त्री ने बताया कि हमारी जीएसटी कलेक्शन अब बफर में है, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। आज उसके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से एक एक घर में एक एक महिला को चूल्हे के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को शौचमुक्त करने के लिए जो है मोदी जी आज सराहनीय कदम उठा रहे हैं, ये सब चीजें डेवलपमेंट की ओर है। अगर आज हमने 20-22 हजार किलोमीटर सड़कें पिछले सरकार के मुकाबले में ज्यादा बनाई है तो सारा पैसा डेवलपमेंट में ही लग रहा है। आज जिस तरीके से बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आज वहाँ के बेरोजगार युवा जो है आज धन्यवाद करते हैं सरकारों का कि आज टैलेंट को जो है नौकरियां मिल रही हैं। आज जिस तरीके की कदम भाजपा की सरकार उठा रही है, आज किसानों को जिस तरीके से भवंतर भरपाई योजना के तहत आज 7,000 इंसेंटिव देकर वो उनकी आय को 2022 में दुगने करने का लक्ष्य रख रही है। ये सब गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए लोगों के लिए काम हो रहे हैं ना। चलिए रंजीता जी, मुझे लग रहा है आपके साथ ऑडियो प्रॉब्लम है, शायद आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। बाल मुकुंद शर्मा जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपका। ये देखिए, हमारे जीडीपी को प्रदर्शित करने के लिए 8 पैमाने माने जाते हैं, जिसमें लोहा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, और ये जितने भी पेट्रोकेमिकल पदार्थ है, ये सभी के सभी 8 के 8 चीजें महंगाई बढ़ी है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई जो मूल्य सूचकांक एकदम से 6% की बढ़ोतरी हुई है। 6% की बढ़ोतरी का मतलब है कि एक साल के अंदर इतना इन्होंने ग्रोथ किया, जो पिछले 6 साल में महंगाई नहीं बढ़ी वो 1 साल में बढ़ गई। तो उसका असर आम आदमी पर आएगा। आम आदमी तराई मचा रखी है। जिस तरीके से आपने 3-4 लोगों के बयान सुनाए, महिलाओं के बयान सुनाई, रसोई का बजट बिगड़ गया, ये तो बिल्कुल छोटे सतर पर है। और जिस रंजीता जी कह रही है, गैस सिलेंडर की बात करिए, जो एक बार सिलेंडर दिया गया दोबारा भरवाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, लोगों की कमर टूटी पड़ी है। इसलिए जमीन पर जिस तरीके की योजनाएं, अब इन्होंने काफी योजनाओं का जिक्र कर दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, योजनाएं कांग्रेस की तरह बनाइए। अगर हमें महसूस हुआ कि गरीब आदमी को काम नहीं मिल रहा तो हमने कानून बनाया, मनरेगा दी। हमें लगा कि लोगों को भूखा नहीं सोना पड़े तो हमने खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए। हमने हर आदमी का अधिकार बनाया कि वो खाए। हमने ये देखा कि शिक्षा के बगैर देश आगे नहीं बढ़ पाया, शिक्षा का अधिकार को हमने मौलिक अधिकार बनाया। आप ऐसे काम करिए जिससे लोगों में कोई संदेश दे सके। पिछले 6 साल में एक भी ऐसा संदेश नहीं गया है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार का यही नहीं पता सरकार व्यापार करना चाहती है या सरकार जो पीछे कांग्रेस ने 50 साल में बनाया उसको बेचना चाहती है। सरकार चाहती क्या है या बताए। कांग्रेस की तरह जैसे हमने इसरो बनाया, IIMC बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, हमने ढांचागत परिवर्तन किया, पावर प्रोडक्शन में बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, विदेशों में मान बढ़ाया। हमने जिस तरीके से 5 तरह के बिजली परियोजनाएं देश में लागू की, बांध बनाए, ये इस तरीके से आप ये बताइए आप कर क्या रहे हैं। आपने गडकरी जी का जिक्र कर दिया, थोड़ा थोड़ा शब्द हर जगह से जोड़ दिए। आपका रास्ता क्या है? बीजेपी एक बार बता दे, बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दे। जिस तरीके से मैं ये 10 लाइनें गिना रहा हूँ आपको कि हमने हर चीज को देखा है और उसको हम गरीब आदमी जो नीचे से तबका पड़ा है उसको हाथ पकड़ा करके ऊपर ले गया है। आज गरीबी रेखा से ऊपर जिस तरीके से 70% से ज्यादा लोगों से चाहते रहे कि पहली जमात का जो बच्चा है वो दूसरी जमात में ना पहुंचे। और भाजपा ये है कि पहली जमात में जो हमने बात बताई है, आज जिस तरीके से पूरे देश को लूट के खाया है आपने पिछले 70 सालों के अंदर, आज इस बात का जवाब दीजिए। आप बदला कर दो हमारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी का। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ये कह रहा हूँ, जो आपके जितने भी प्रवक्ता, किसी को मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ये कहता हूँ, मेरी संपत्ति का आप बदला कर लीजिए बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी हमारे से 4 गुना का भी पाएगी। आज हम 70 साल। लेकिन बाल मुकुंद जी, ये चीजें पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है बाल मुकुंद शर्मा जी की संपत्तियों से आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी संपत्तियां ज्यादा निकल जाएंगी। इसलिए ठीक है, उस चर्चा में मैं नहीं पढ़ता हूं। हालांकि जो अब जनता उम्मीद कर रही है, जनता उसी से उम्मीद करती है जिसकी सत्ता होती है, और सत्ता इस विषय में सोचे, और जितना जल्दी सोचे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जनता परेशान हो रही है महंगाई से, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और उम्मीद इस बार भी सत्ता पक्ष से यही है कि वो कुछ राहत देगी। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से राहत आम जनता को दी कैसे जाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।